Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the lecture number 2 which is officially our first lecture of CAF for Business Law Dynamics Business Law portion। ओरिएंटेशन के अंदर तमाम बातें आप लोगों से हो चुकी थी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज क्लास में जो नए हैं उन्होंने ओरिएंटेशन देख ली होगी। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि बगैर ओरिएंटेशन के आगे बैठे हैं, जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं देखी? ठीक है, फाद भाई ने नहीं देखी, एक भाई ने नहीं देखी, एक बाजी ने नहीं देखी, तकरीबन सारा खान। आपने मुझे कहा कि मैंने आपकी पुरानी किताब से 7 चैप्टर रीड कर लिए, 7 चैप्टर रीड कर लिए, ओरिएंटेशन नहीं देखी। सलाम वालेकुम। चलो खैर, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं देखी वो आज जाके देख लें। ओरिएंटेशन में बहुत ख़ास बातें थी कि सब्जेक्ट की थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या आसान है या मुश्किल है, सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने। अभी ज़रा आसान हो जाए, वेट कर लेते हैं। ओके जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि ओरिएंटेशन के अंदर मैंने यही डिस्कस किया कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या लॉ आसान है या मुश्किल है, कितने टाइम में हम कवर कर लेंगे, आपको मुझसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ताकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन गैप है ना वो कम से कम हो सके डे 1 पे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन सब हजरात ने देख के आनी जो हजरात नहीं देख के आ सके। ठीक है, बिजनेस और डायनामिक्स का पोर्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिजनेस लॉ वाले पोर्शन से, जो हम लाइव कवर कर रहे होंगे, और इसके अंदर भी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 1 से गलती से स्टार्ट कर दिया तो आप लॉ से बदल हो जाओगे और आप भाग जाओगे क्लास से। आप बोलोगे यार ये क्या है, हालांकि वो आधा 3 से 6 मार्क्स की उसकी ग्रेड है पहले चैप्टर की, लेकिन वो इतना अजीब सा रूखा सूखा है कि आप लोग बोर हो जाओगे। तो हम उसको रखते हैं किसी मुनासिब टाइम पे ना। चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 से, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, एक बात जो मैंने लास्ट ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस नहीं की थी वो मैं अभी कर दूं कि लॉ पढ़ाने का मकसद, लॉ सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको काला कोट पहनना है या सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहननी है। ठीक है, और लॉ गेट का टेस्ट पास करना, उसके बाद आपने एलएलबी में सेमेस्टर वाइज एडमिशन लेना है और उसके बाद आपको वैसे ही तैयारी करवाई जाएगी जैसे एलएलबी वाले को कराई जाती है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है आपको वकील बन के कोर्ट में केस नहीं लड़ना, बल्कि क्या करना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप बिज़नेस ट्रांजैक्शंस करते हो या कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस करते हो उसके अंदर आपको ये लॉ के पढ़े हुए प्रोविजंस कैसे अप्लाई करना है। यानी कि ये जो बिज़नेस लॉ है वो आपको ये सब्जेक्ट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हेल्प करेगा। तो इंशाल्लाह जब हम बिज़नेस लॉ डायनामिक्स में चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। डन। अच्छा, अगली बात, कोई मुझे बता सकता है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी ये बात पढ़ी गई थी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। डन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में या कंपनीज के बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होने वाला लॉ है ना वो कौन सा है? वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस में ट्रांजैक्शन किसकी होती हैं? खरीदो फरोख्त की, सेल परचेज की। कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, तो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला जो लॉ है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डन। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इसकी थीम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप लिखो, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और पता नहीं कई 100 या 1000 पेजेस की होगी। वो पूरा बियर लॉ है और उसमें सेक्शन नंबर होंगे, फिर सब सेक्शन होंगे, फिर कुछ पॉइंट्स होंगे और वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा लॉ है। डन। उस बहुत बड़े लॉ को आईकैप ने इससे पिछली वाली जो स्कीम थी उसके अंदर तकरीबन कोई 17-18 चैप्टर्स में तोड़ा और हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ चैप्टर्स बना दिए। फिर जब नई एजुकेशन स्कीम आई तो मजीद कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया और अगर मैं फ़िलहाल हाल ही की बात करूं तो हाल ही में चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 बना दिए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कुछ सिलेक्टिव पोर्शन उठाया। लेट से सेक्शन नंबर 2 से सेक्शन नंबर 30 तक उठाया, एक चैप्टर बना दिया। 31 से 50 तक उठाया, दूसरा चैप्टर बना दिया। ठीक है, 51 से 72 तक उठाया, तीसरा चैप्टर बना दिया, एंड सो ऑन सो फॉर। बात समझ आती है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पूरा लॉ है जिसमें से सिलेक्टेड सेक्शंस आपके कोर्स का पार्ट है और वो सिलेक्टेड सेक्शंस पे आईकैप ने सिलेक्टेड चैप्टर्स बना दिए। डन।
अगला जो सवाल आता है कि आईकेएफ की किताब से पढ़ना है या हमारी किताब से पढ़ना है, चैप्टर की सीक्वेंस सेम है या नहीं है, ये सारी बातें ओरिएंटेशन में डिस्कस हो चुकी हैं। डन, यहाँ तक बात क्लियर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। हाफिज़ अनस भाई आप तिलावत कर दें। नहीं क्या कर रहे हैं, शाबाश तिलावत करें। माशाल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। चलो जी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने ओरिएंटेशन के अंदर आपको दिखा दिया था कि मैं किन स्लाइड से पढ़ाने वाला हूँ, तो वो कुछ हमारे डिज़ाइनर भाई ने एआई की मदद लेके और अपनी कुछ कारस्तानियाँ करके स्लाइड्स बनाई हैं। तो इन स्लाइड्स की मदद से इंशाल्लाह ताला हम पूरे बिजनेस लॉ डायनामिक्स को आसान बनाने की कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। डन। अच्छा, कहानी का आगाज़ होता है चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है हमारा ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बात का आगाज़ होता है जनाब ऑफ़र की डेफिनेशन से। किससे होता है? बोलो भाई, ऑफ़र की डेफिनेशन से। अच्छा, आप सब ने ना मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, मेरी बात का जवाब देना है, ताकि मुझे लगे क्लास जाग रही है और मैं भी जागता रहूँ। डन। किससे शुरू होता है बात का स्टार्ट? क्लास हो रहा है ऑफ़र की डेफिनेशन से। अगर मैं किसी से पूछूँ कि ऑफ़र किसे कहते हैं, ठीक है भाईजान, आपने अपना नाम बताना है और फिर बताना है कि ऑफ़र क्या होती है, कैसी उर्दू इंग्लिश सरायकी कुछ भी। ठीक है, वो कहता है कि भाई का नाम है मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद इब्राहिम भाई कहते हैं कि ऑफ़र, कहते हैं कि मैं किसी को कहता हूँ कि यार ये प्राइस है, इतनी चीज़ें मुझे दे दो, तो मैंने उसको ऑफ़र की। ठीक है, भाई की बात सही है। अनस भाई, आपके जहन में ऑफ़र सुन के क्या आता है? नहीं, सेम नहीं, कुछ बताओ। परचेज़ करने से पहले तो कुछ बातें शातें करते हैं। ठीक है, भाई का नाम क्या है? साद भाई, क्या कहते हैं ऑफ़र? हम कितना विलिंग है किसी चीज़ को पर्टिकुलर बाय या सेल करने के लिए, ऐसा इस चीज़ को हम ऑफ़र कह सकते हैं। ठीक है भाई, आखिरी ओपिनियन ले लेते हैं पीछे से। फाद भाई आप बताएं। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक है, उज़ैर आफ्ताब कहते हैं प्राइस कोडेड बाय सेलर। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जवाब देने की, तो वो जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। डन। क्लास का माहौल मैं चाहता हूँ कि इसी तरह पार्टिसिपेटिव रहे, और जो आप पूछ रही हैं ना बराबर वाली से, तो आप वो ना पूछें, क्योंकि क्लास चूँकि मुझे आवाज़ आ जाती है ना कान में, तो डिस्टर्ब हो जाती है क्लास। डन। अच्छा, ऑफ़र का मतलब क्या होता है? ऑफ़र का मतलब है किसी को ये बताना कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, देखो ऑफ़र की मैं पहले आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम उसके लुग़वी मायनों को ब्रेक डाउन करके समझ लेंगे। ऑफ़र का अगर मैं आपसे आम फहम ज़बान में तर्जुमा पूछूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ किसी को पेशकश करना, ऐसा ही है? अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई हाफिज़ अनस, क्या आप ये मेरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगे, तो ये मैंने क्या कही? अनस को ऑफ़र दे दी। डन। अच्छा, अगर अनस ने कहा कि हाँ ठीक है मैं आपका मोबाइल ख़रीदना पसंद करूँगा, तो अनस की क्या ले ली मैंने? रजामंदी ले ली। तो अनस ने क्या कर दी? मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया बोलो? एक्सेप्ट कर लिया। डन। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या कहती है? कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहा है टू अनदर, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कहते हैं ऑफर कुछ करने के लिए भी दी जाती है या कुछ ना करने से रोकने के लिए भी दी जाती है। मैं बताऊंगा। विद अ व्यू, विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन द एसेंट और कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। यानी कि मैं अगर अनस को ये मोबाइल फ़ोन बेचने की ऑफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनस की रजामंदी ले ली जाए इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए। ठीक है, अनस की रजामंदी ले ली जाए। इस रजामंदी को कहता हूँ क्या? बोलो। ऑफर नहीं कहता, एसेंट या कंसेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एसेंट या कंसेंट। रजामंदी को क्या कहते हैं? एसेंट या कंसेंट। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, मैं अनस को अपनी चाहत का इकरार कर रहा हूँ कि मेरी चाहत ये है कि मेरा ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसकी रजामंदी ले लूँ, ये मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, एक अग्रीमेंट के अंदर आ जाए और ये मेरा मोबाइल फ़ोन परचेज कर ले। डन। ही इज सेट टू मेक एन ऑफर। पक्की बात है। अच्छा, अगली बात, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ और फिर हम एग्जांपल्स पे चलेंगे, इंशाल्लाह ताला सबको समझ आ जाएगा। और किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए
या कहना हो कि रिपीट कर दें, तो मैं शक्ल से शायद डरावना लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं, तो आप मुझसे हाथ उठा के पूछ सकते हो और कह सकते हो कि रिपीट कर दें, या हम इसकी और मजीद एग्जाम्पल सीख लेंगे। डन। लेकिन आपने सवाल करना है और क्लास में पार्टिसिपेटिव वे में जाना है। मैं नहीं चाहता कि क्लास से बाहर आप निकलो और बोलो यार समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने समझना ज़रूरी नहीं समझा। आप मुझसे सवाल करोगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दे के यहाँ से भेजूंगा। डन, पक्की बात है। अच्छा, अगली बात, तो जनाब जब मैंने अनस भाई को ये कहा क्या ये मेरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगे, ये क्या है? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ऑफर कि जनाब मैं इसका कंसल्ट लेना चाह रहा हूँ कि ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। डन। अगली बात, अनस भाई को बुरी आदत लग गई और अनस भाई ने कॉन्सर्ट्स के टिकट बुक करवाना शुरू कर दिए। अब कराची में जो भी मोइन खान अकेडमी में कॉन्सर्ट होता है, अनस भाई उसकी टिकट बुक कराते हैं और चले जाते हैं। कभी हसन रहीम आ रहा है, कभी यंग स्टनर्स आ रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ ना। अब अनस भाई के वालिद साहब को आया बड़ा गुस्सा कि यार हमारा हाफिज़ बच्चा ख़राब हो रहा है और हाफिज़ बच्चा जो है ना वो स्नैपचैट पे फुल स्टोरी लगा रहा है, ये कॉन्सर्ट भाई फुल। तो अनस भाई के वालिद साहब ने अनस भाई को की एक ऑफ़र, क्या अगर तुम कॉन्सर्ट में जाना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें होंडा की 125 दिलाऊंगा। क्या? अगर तुम कॉन्सर्ट में जाना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें होंडा की 125 दिलाऊंगा। ये अनस के अब्बू ने अनस को ऑफर क्यों की? ताकि उसकी रजामंदी ले ली जाए किसी काम को ना करने से। डन। तो ऑफर किस किस लिए दी जाती है? या तो किसी काम को करवाने के लिए या तो किसी काम को रोकने के लिए। डन। तो ऑफर की डेफिनेशन यही थी, when one person signifies to another his willingness to do something or not to do something with a view to obtain the रजामंदी of other person, he is said to make an offer। अच्छा, मैं साथ साथ ना आपको किताब से भी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, मैं आपको किताब से रिलेट करवाऊंगा ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि मैं कुछ हवा में पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ, किताब आ चुकी है, आपके पास होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। when one person, जब मैं सिग्निफाई करता हूँ अनस को अपनी चाहत टू डू समथिंग, या तो मेरा मोबाइल ले ले, या अनस के बॉस को कह रहे हैं कि बेटा कॉन्सर्ट में ना जा, विद अ व्यू, इस नीयत से कि हम अनस की रजामंदी ले लेंगे इस बारे में। इसका मतलब है कि अनस के अब्बा ने और मैंने अनस को एक ऑफ़र की। ऑफ़र का मतलब प्रोपोज़ल भी होता है, और ये वो वाला प्रोपोज़ल भी होता है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है? वो भी क्या होती है? ऑफ़र। अनस भाई ने अपनी पसंदीदा खातून को कहा कि आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी। ये क्या है? ऑफ़र या प्रोपोज़ल? हंस रहा है यार लड़का, खुश हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो वो भी क्या होती है? वो भी ऑफ़र होती है, वो भी प्रपोजल होता है। डन। आ जाओ एग्जाम्पल्स में आ जाओ। टू डू समथिंग, पढ़ो पहले एग्जाम्पल मेरे साथ। अली ऑफर टू सेल हिज फोन टू सारा फॉर ₹30,000। अली ने कहा सारा बाजी क्या आप मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगी? हेयर अली हैज़ मेड अ प्रपोजल टू सारा, किस लिए? टू सेल हिज फोन। डन, पक्की बात है, समझ आ गया। अगली एग्जाम्पल पढ़ो। ज़ारा ऑफर्स टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम जैन फॉर 70,000। ज़ारा हैज़ मेड अ प्रपोजल टू जैन टू परचेज इस लैपटॉप। ज़ारा बाजी ने कहा जैन भाई क्या मैं आपका लैपटॉप 70,000 रुपये में ख़रीद लूँ, यानी कि क्या आप अपना लैपटॉप मुझे 70,000 में बेचना चाहेंगे? अगर जैन बोले हाँ, तो जैन ने क्या कर दिया? ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, अगर जैन कहता कि नहीं मैं तुम्हें अपना लैपटॉप नहीं बेचना चाहता 70,000 में, इसका मतलब क्या है? ये कहलाती है रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ये क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ ऑफर। डन। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की ना एक और भी खासियत है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे जार्गन्स और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी सीखते जाएंगे जो हमारे पूरे चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमारे काम आती रहेगी। तो यहाँ आपकी एक अच्छी वोकेबलरी भी बिल्ड होने जा रही है। डन। तीसरी एग्जाम्पल, सना ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू हिना फॉर 20,000 पर मंथ। सना ने कहा मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, क्या तुम किराए पे लोगी 20,000 रुपये पर महीने पे? तो सना ने क्या किया? प्रपोजल दे दिया हिना को कि एक रेंटल एग्रीमेंट मेरे साथ कर ले। डन। अभी जो लफ्ज़ एग्रीमेंट आ रहा है ये भी खुलेगा, एक एक चीज़ खुलती जाएगी आपके सामने इंशाल्लाह। डन। तो ऑफर की डेफिनेशन सबको क्लियर है, पक्की बात है। डन। और ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं 3, ये किसकी थी? कुछ काम को करने की दावत देना। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे किसी काम को रोकने के लिए ऑफर देना। कैसे? अली ऑफर नॉट टू प्ले लाउड म्यूजिक इन द इवनिंग, अगर बिलाल 500 रुपये देगा। बिलाल ने बोला यार 500 रुपये देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन यार ये तेज़ तेज़ गाने नहीं बजाया करो। हियर अली इज़ प्रोपोजिंग टू स्टॉप प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन एक्सचेंज फॉर मनी। जैन ने ऑफ़र की कि मैं अपना कुत्ता पार्क में लेकर नहीं आऊँगा अगर तुम मुझे लंच करवाओगे। लंच करवा दे बस, फिर कल से नहीं लाऊंगा वरना छोड़ दूंगा तुम्हें, काट लेगा तुम्हें। बात समझ आ रही है? चुपचाप शराफत से खाना खिला दो। डन। ये क्या है? ऑफ़र कि भाईजान मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा लेकिन ये लेकर मत आना कल से। डन। ये काम ना करना। तीसरी एग्जाम्पल,
बाप ने बेटे को कहा कि तुम स्मोक करना छोड़ दो और मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा। ये तो अनस भाई की बात आ गई क्या, कि अबू जी ने, नहीं मतलब आपकी कॉन्सर्ट की मिसाल थी, हाँ, अबू जी ने अनस भाई को कहा कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, तुम कॉन्सर्ट में जाना छोड़ दो, तुम आवारागर्दी करना छोड़ दो, तुम टूथपेस्ट को सूंघना छोड़ दो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 125 दिलाऊंगा, नई वाली, ठीक है, पेट्रोल अपने खर्चे पे। द फादर इज मेकिंग अ प्रपोजल फॉर हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग इन एक्सचेंज फॉर अ बाइक। डन। क्या मेरी बात समझ आती है? कोई मैंने बहुत मुश्किल बात तो नहीं करी है। चैप्टर नंबर 2 में से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, और मैं एक बार और दोहराता चलूँ बात कि सब ने अपने रजिस्टर बनाने हैं। ये जो माइंड मैप जिससे हम पढ़ रहे हैं ये आपकी किताब पे होने चाहिए। डन। अब जब मैंने पूरी थीम पढ़ा दी, अब मैं माइंड मैप पे आ रहा हूँ। आओ माइंड मैप पे रीड करते हैं। When one person signifies his willingness to another to do something or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent of or consent of such other person, he is said to make an offer. Done. ये भी हो गई हमारी और ये भी हो गई। पक्की बात है। चलो अगली बात, बहुत अहम बात आ रही है। एक एक लाइन के ऊपर आके अपने सवाल पूछा हुआ है पास सेवर में, तो हमने कोई भी लाइन मिस नहीं करनी, हमने रजिस्टर में हर चीज़ नोट करनी है और हर एग्जाम्पल को बहुत दिलचस्पी से सुनना है। याद रखो, ये जो मैं क्लास में हंसी मजाक कर रहा हूँ ना, ये आपको पता ही नहीं कि मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा रहा हूँ, ठीक है। ये अकाउंटिंग नहीं है जो मैं किताब में लिखूंगा और वो बस आपने प्रैक्टिस करके जानी है। ये अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। अगर यहाँ मैं अनस भाई को मुखातिब करके कुछ कहूँगा, फ़हाद को मुखातिब करके कुछ कहूँगा और इब्राहिम को मुखातिब करके कुछ कहूँगा, इसका मतलब है मैं कोई ना कोई पास्ट पेपर का कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई एडवांस कॉन्सेप्ट आपके जहन में इनबिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे पता है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो आपने किसी भी एग्जाम्पल को ऐसे नहीं सुनना कि अच्छा उससे बात हो रही है अनस से, हाँ हम चिल करते हैं, और बताओ खाने में क्या पका है, मेहंदी कहाँ से लगवाई, ठीक है। आपने ऐसे ना अनअटेंटिव नहीं हो जाना अचानक से। डन। पक्की बात है, आपने अटेंटिव होकर हर चीज़ सुननी है। अगली बात क्या आ रही है, कहता है ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मैंने अनस को कहा, अनस क्या तुम मेरा फ़ोन खरीदना पसंद करोगे? पीछे से इब्राहिम ने कहा हाँ हाँ मैं खरीदना पसंद करूंगा, लाओ भाई लाओ। ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई। तो क्या इब्राहिम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? यार जोर से बोलो ना। नो। क्यों? क्योंकि उसको ऑफर नहीं की गई, ठीक है। मैं इब्राहिम को कहता हूँ, इब्राहिम जेब में कुछ है, हाँ, क्या तुम मेरी मिसवाक 50 रुपये में खरीदना पसंद करोगे? अनस ने बोला हाँ भाई मैं खरीदना पसंद करूंगा। तो क्या अनस जो है वो ये एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑफर इसको नहीं की गई। डन। इसकी एक मिसाल जो आएगी अपने पूछी, क्या एक बंदे का पेट यानी कि कुत्ता गुम गया। क्या हो गया? गुम हो गया। उस बंदे ने बैठ के ऐलान किया, जो कोई मेरा पालतू कुत्ता ढूंढ के लाएगा काले रंग का, उसको मैं 50,000 रुपये दूंगा। सुनो सुनो सुनो, ऐलान कर दिया। डन। कमरे में सारे ही लोग क्या करने लगे, कमरे से बाहर जाके कुत्ते को ढूंढने लगे। इतने में क्या हुआ, एक बंदा जो ऐसे ही राहगीर चल रहा था बाहर, उसको वो काला कुत्ता मिल गया। क्या मिल गया? पेट डॉग। अब हम पेट डॉग बोलूँ सही है, ठीक है, पेट डॉग मिल गया। वो पेट डॉग, उसने बोला यार ये तो हुदैत भाई का है, तो वो पेट डॉग मेरे पास ले आया। जब वो मेरे पास लेकर आया तो मैंने कहा वाह यार तुमने ढूंढ लिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे भी पता है कि उसको ऑफ़र का नहीं पता, उसको तो मैंने ऑफ़र की नहीं है, उसने तो फ्री फंड में मुझे ढूंढ के ला दिया है। डन। अच्छा यार बंद कर दो यार, पढ़ाने दो अभी प्लीज़। जी भैया लॉक कर दो यार, शाबाश। असल में एक मसला और भी है, चलते चलते ना मानसिक संतुलन अचानक से आउट हो सकता है अगर कोई तंग करे, तो आपने किसी तंग नहीं करना, ठीक है। डन है। ओके, बात क्या चल रही थी कि मेरा ब्लैक डॉग गुम हो गया और मैंने ऑफ़र की, जो कोई भी वो डॉग ढूंढ के लाएगा उसको क्या मिलेगा? 50,000 रुपये नकद इनाम मिलेगा। सब चले गए ढूंढने के लिए। एक बंदा बाहर टहल रहा था, उसको पता ही था मैंने कोई ऑफ़र भी दी है, उसको मेरा कुत्ता मिल गया। उसने लाके बोला हुदैत भाई ये ले आपका काला डॉग, ब्लैक डॉग। डन। मैंने कहा थैंक यू सो मच यार, तुम तो बड़े बड़े अच्छे इंसान हो। मैं उसको गले लगाया, रुखसत कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर गया तो सब ढूंढ रहे थे भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। उसने बोला भाई आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? उसने बोला वो ब्लैक डॉग गुम हो गया है, उसको ढूंढने पे 50,000 रुपये का इनाम है। बोला वो तो मैंने ढूंढ के हुदैत भाई को वापस कर दिया। तो मैं नहीं, तुम्हें 50,000 नहीं मिले? नहीं नहीं उस पर इनाम है, जाके पकड़ो। वो आ गया, भाईजान आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, आई विल सू यू इन द कोर्ट। बोला क्यों भाई? कहते हैं आपने 50,000 रुपये का नाम रखा था, मुझे 50,000 रुपये दो। मैं कहूँगा नहीं दूंगा। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? सही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगा भाईजान ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मैंने आपको ऑफर की,
बोले भाई मुझे ऑफर का पता तो था ना, मैंने कहा मैंने जनरल ऑफर की थी, अवामुन नास को की थी, लेकिन उस अवाम में आप शामिल नहीं थे। डन, बात समझ आ रही है? तो वो जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करी तो मेरा कोई अग्रीमेंट भी, कोई ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ। डन, कोई प्रॉमिस मेरा उसके साथ नहीं हुआ था। अगली बात, द पर्सन टू होम द प्रोपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू द प्रोपोजल। ऑफर में क्या था? ऑफर में क्या था? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन द एसेंट और कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। और एक्सेप्टेंस में क्या है? जब वो अपनी रजामंदी दे दे। द पर्सन टू होम द प्रोपोजल, प्रोपोजल भी कहता है ना ऑफर को। द पर्सन टू होम द प्रोपोजल इज मेड, जब वो अपनी रजामंदी दे दे, इसका मतलब उसने प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लिया। डन। भाई मैंने सर अहमद को कहा क्या आप मुझे अपनी ये बाइक बेचना चाहेंगे? ठीक है, सर ने कहा हाँ चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। तो हमारा क्या हो गया भाई? बोलो बोलो भाई क्या हो गया? हमारा अग्रीमेंट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिलहाल के लिए आप यूँ समझ लो कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है। 10-15 मिनट बाद अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को पता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क? जिसने नहीं पढ़ा हुआ इंटरचेंजेबली यूज़ करते ना यार, इसका मुआहदा हो गया, इसका डिफेंस अग्रीमेंट हो गया। बड़ी आजकल खबर चल रही है पाकिस्तान और सऊदीया क्या हो गया? डिफेंस अग्रीमेंट हो गया। अब वो अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी देखते हैं। डन, आ जाओ। एग्जाम्पल्स, अदील ऑफर टू बाय बाबर की बाइक फॉर 50,000 और बाबर ने अग्री कर लिया। तो बाबर का अग्री करना क्या है? बोलो भाई, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस की मिसालें आ रही हैं। सारा ने ऑफर किया कि वो अपना फ़ोन 30,000 का अहमद को बेचेगी। अहमद ने कहा हाँ ठीक है मैं 30,000 का खरीदूंगा। अहमद का यस कहना क्या था? बोलो भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल थी। डन। ज़ारा ने ऑफर की कि वो जैन से लैपटॉप लेगी 70,000 रुपये का और जैन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जैन का हामी भरना क्या है? बोलो भाई, एक्सेप्टेंस। अब इससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं बनता, ये भी एक सवाल है। मान लो बन गया, तो कहानी कैसे शुरू हुई कि सबसे पहले क्या हुई? ऑफ़र या प्रोपोज़ल भेजी गई। ऑफ़र या प्रोपोज़ल भेजी गई, वो वहाँ से क्या हो गई? इस्तिखारे के बाद एक्सेप्ट हो गई। क्या हो गई भाई? बोलो, एक्सेप्ट हो गई। जब एक्सेप्ट हो गई तो पक्का वादा हो गया कि भाईजान अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मुआहदा होगा, एग्रीमेंट होगा, जो कुछ होगा सिर्फ आपके साथ होगा। डन। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? प्रॉमिस। पक्का पक्का प्रॉमिस। क्या हो गया भाई? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस। तो हमारी कहानी में अभी तक सिर्फ 3 स्टेजेस आई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले किसी बंदे ने ऑफ़र की किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ से रोकने के लिए, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया भाई? पक्का पक्का वादा बन गया। क्या बन गया भाई? प्रॉमिस बन गया, पक्का पक्का वादा। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है। अच्छा, जो बंदा ऑफ़र कर रहा होता है वो कहलाता है ऑफरर। ठीक है, मैंने कहा अनस भाई क्या आप मेरा फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो मुझसे ख़रीदना पसंद करेंगे? अब बेचारे 2 बैच से इसी की मिसाल चल रही है, अब ग्रेड ही नहीं हो रहा फ़ोन, तो मिसाल भी ही चल रही है। लेकिन लास्ट बैच में अलफजर की मिसाल थी। ठीक है, वो आजकल घड़ी नहीं है तो आजकल फ़ोन की मिसाल हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो अनस भाई को कहा कि आप मुझसे मेरा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो जो मैंने 47,000 रुपये का लिया था, डेप्रिसिएशन के बाद मैं आपको बेच दूंगा तकरीबन कोई 28,000 रुपये का, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? अनस ने कहा हाँ। तो मैंने जो ऑफ़र की थी तो मैं बन गया ऑफरर। क्या बन गया? ऑफरर। और अनस भाई ने जो एक्सेप्टेंस दे दी, रजामंदी दे दी, तो अनस भाई क्या थे? ऑफरी थे। अब क्या बन जाएंगे? प्रॉमिसी बन जाएंगे। डन। एक्सेप्टेंस होने के बाद हम दोनों के रोल तब्दील हो जाएंगे। जो ऑफर था वो क्या हो गया? प्रोमिसर। और जिसको ऑफर की गई थी, जो ऑफरी था, वो क्या बन गया? प्रोमिसी। ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी। डन। अब बड़े मजे की बात आने वाली है। कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी इम्प्लाइड। कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी इम्प्लाइड। डन। अच्छा, आप चाय के होटल पे बैठे हुए थे और एक बंदा आता है और आपको कहता है कि यार ये ईद से एक दिन पहले वो नाड़े बेच रहे होते हैं, कंगे बेच रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह की चीज़ें बेच रहे होते हैं, ठीक है, और दीगर चीज़ें होती हैं। तो उस बंदे ने कहा यार ले लो, कल ईद है, ले लो यार ले लो। ठीक है, या आप चाय के होटल में बैठे हुए थे, आप अपने अकेलेपन को बहुत शिद्दत से महसूस करते हुए चाय पी रहे थे, इतने में गजरे वाला आ गया, गजरे ले जाओ, गजरे ले जाओ। आपको वैसे ही आप अकेलेपन का शिकार, ऊपर से गजरे वाला। चलो मान लिया, उसने बोला यार अपनी अम्मी को दे देना। आपने बोला हाँ यार कोई नहीं, तो अम्मी तो है ना, अम्मी के लिए गजरे ले जाता हूँ। तो उसने आपको गजरे की ऑफ़र की, क्या आप गजरे खरीदना पसंद करेंगे? अनस भाई ने बोला कितने के हैं? उसने कहा यार 50 रुपये का एक है। अनस भाई ने बोला ठीक है। तो उसने क्या की? अनस भाई को ऑफ़र की। अनस भाई ने रेट पूछने के बाद क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऑफरर कौन बना? गजरे वाला। और अनस भाई क्या बन गए?
ऑफरी। जब इन्होंने कह दिया हाँ ठीक है और बात तय हो गई, मुआहदा पक्का हो गया, तो वो क्या बन गया? प्रोमिजर। अनस भाई क्या बन गए? प्रोमिजरी। डन। तो ये किसकी मिसाल थी? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो लफ्ज़ों से आया हो, जो बातों से पता चले, या तो वो लिखत पढ़त में हो या वो ज़बानी कलामी हो, या तो वो लिखत पढ़त में हो या तो वो ज़बानी कलामी हो। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ओरल हो या रिटन हो, या तो लिखत पढ़त में हो या तो ज़बानी कलामी हो। डन। अच्छा, मुझे बराबर वाला इंडोर बुक करवाना है खेलने के लिए, तो मैं कॉल करूँगा, मैं कहूँगा हाँ भाई अहमद भाई स्लॉट अवेलेबल है 7 से 9 का, कितने पैसे? 10,000 रुपये। ठीक है भाई आप बुक कर दो। तो ये भी मेरा तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, मैंने ऑफ़र की, क्या वो अवेलेबल है? उन्होंने बोला हाँ अवेलेबल है, मैं एक्सेप्टेंस देता हूँ, आप 7 से 9 खेलने के लिए आ जाना। तो वो जो मैंने इंडोर कोर्ट बुक करने के लिए कॉल की और वो जो बुक हुआ वो क्या था? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस था। क्या वो एक्सप्रेस था या इम्प्लाइड था? एक्सप्रेस था। ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जो एक्सप्रेस ना हो, जो अंडरस्टूड हो फ्रॉम दी सर्कमस्टांस ऑफ द सिचुएशन। कैसे? मिसाल सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है, 3 मिसाल देता हूँ। पहली मिसाल, मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला, पैंट शर्ट वाले ज़माने में, ठीक है। तो चाय के होटल में बैठा था और चाय पी रहा था। इतने में क्या हुआ कि वो कुछ मोची होते हैं ना, वो रिमोट चल रहे होते हैं। रिमोट से मुराद क्या है कि वो एक बैग टांगते हैं अपने पास और एक डब्बा होता है और शूज़ और पॉलिश बुरश वगैरह उसके अंदर रख के चल रहे होते हैं। अब वो मोची भाई मेरे पास आते हैं और मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे जूतों को देखते हैं, मैं भी अपने जूतों को देखता हूँ। इतने में क्या करता हूँ, अपने जूते उतार के उनके आगे रख देता हूँ। वो अपने पास एक चप्पल लेते हैं और वो मैं पहन के बैठ जाता हूँ, चाय पीने लगता हूँ। 5 मिनट बाद वो मेरे पास आता है, जूते रखता है, मैं चप्पल उतार के उसको रिटर्न करता हूँ, जूते लेता हूँ, 50 रुपये टेबल पर रखता हूँ, वो चला जाता है। क्या वो आया था मेरे पास? क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर दूँ, बहुत गंदे हो रहे हैं, लगता है 2 हफ्ते से आपने टिश्यू से काम चलाया है, कैसा उसने बोला था? नहीं बोला था। क्या मैंने एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ यार तुम मेरे जूते साफ़ कर दो, ले जाओ? दी थी? नहीं दी थी। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे हुआ? आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, इशारे इशारों में। डन हो गया? नहीं हुआ? हुआ ना। क्या एक्सप्रेसली हुआ? नहीं, इम्प्लाइडली हुआ। कुछ लोगों को आप एक्सप्रेसिवली बात करते हो, एक्सप्रेसली मैसेज करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, हाय प्लीज़ रिप्लाई, बिल्कुल जो है ना वो भाई बन के रहूँगा। ये क्या है? एक्सप्रेस आपका मैसेज करना। कुछ है इम्प्लाइड, आप यूँ मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते हो या कोई आपको मुस्कुरा के देखता है, फिर आप सोचते हो कि हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। वो क्या है? इम्प्लाइड है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, जब मैसेज आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, पक्की बात है। तो एक्सप्रेस क्या है? जो कि बोलो बोलो, ओरल हो या रिटन हो, बोलो ना यार, ओरल हो या रिटन हो। और इम्प्लाइड क्या है? नॉट ओरल नॉट रिटन, इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टांसेस। ऐसा एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, ओके, आप ड्राइव कर रहे हैं और सिग्नल पे आगे रुकती है गाड़ी आपकी, ठीक है। अब वो वाइपर लेके आती है ना, ठक 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 साफ कर दूं, आप बोलते हो नहीं, तो उनको नहीं क्या समझ आता है? हाँ, वो चल भाई करना शुरू कर देती हैं। कभी कभार तो पूछती भी नहीं है और डायरेक्ट आके ये इतना बड़ा हाथ मारा भाई, ये सर्फ आ गया। आप सिग्नल खुलने में 10 सेकंड बाकी हैं, आप सोच रहे हो क्या करूँ, जिंदगी मौत का सवाल है। खैर आप उसको कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन वो आपके बगैर पूछे आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर देती है। और जब उसने गाड़ी का शीशा साफ कर दिया तो आपकी गैरत का तकाजा क्या है कि अब 10-20 रुपये तो आपको कुछ ठिकाने पड़ जाएंगे। तो मुझे बताओ, वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए आई थी, क्या आपने उसको कहा था कि भाईजान हेलो, हाँ 15 सेकंड सिग्नल में बाकी हैं, आप इधर इधर आओ, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं, कितने बच्चे हैं आपके? आपने उसको कुछ खैरियत पूछी, कुछ बोला कि सर्फ कौन सा है, सर्फ एक्सेल है या ब्राइट है, क्या है, कुछ पूछा था? कोई तारुफ वारुफ नहीं हुआ था ना, वो बस आई थी और शीशा साफ करना स्टार्ट कर दिया था। वो इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस था कि उसने ऑफर की है और आपका खामोश बैठना क्या बता रहा था कि आपको कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी, वो वाली बात है। डन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पक्की बात है। तो उसने गाड़ी का शीशा साफ कर दिया और आपने उसको पैसे दे दिए। डन। तीसरी मिसाल, आपकी बाइक घर पे खड़ी हुई है, ठीक है, या खातून को, किसी को, भाई को घर जाना है, वो जाते हैं पैया 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 बस स्टॉप पे। जब वो बस स्टॉप पे जाते हैं तो एक बस आके रुकती है, वो बस का नंबर देखती हैं, D7 है। अच्छा, D7 का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट रूट से होती हुई शायद अपना चली जाए, मलिर चली जाए, कालाबोट चली जाए, कायदाबाद चली जाए, D7 वाला रूट यही है, या तो गुलशन से मिलती है तो वो आगे जाती है। आपने कहा ठीक है बैठ जाते हैं, आप बैठ गए, आपने कंडक्टर से कुछ पूछा नहीं, आपने बस D7 देखा, आप स्टॉप पे वो बस रुकी हुई थी, आप बैठ गए। आप डायरेक्ट रूट होते हैं, आपको पता है 20-30 रुपये का फेयर बनेगा, आपने 20-30 रुपये का फेयर दिया और आप बस से
उतर गए। क्या कंडक्टर ने आवाज़ मार के आपको कहा था ड्रेग रोड मलिर काला बोर्ड, कुछ कहा था? हो सकता है कहा भी हो, लेकिन क्या आपने उससे कुछ पूछा था कितने पैसे, कहाँ छोड़ेगी, कितने बजे उतारेगी, कौन सी सीट मिलेगी, कुछ पूछा था? नहीं। तो बस ने आना ही था, बस ने रुकना ही था, चंद मुसाफिरों ने नर्सरी के स्टॉप पे उतरना था, चंद ने चढ़ जाना था, फिर कुछ ने अगले स्टॉप पे उतरना था, कुछ ने चढ़ जाना था, और वो रूट क्रॉस करते 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 एक टाइम पे अपने स्टॉप पे आखिरी जाके पार्क हो जाती, सुबह से फिर वहीं उल्टा निकल जाती। ऐसे ही होता ना, ऐसे ही होता। तो क्या आपने बस के साथ कोई एक्सप्रेस ज़बानी कलामी बात की थी? नहीं की थी। इट वॉज इन्फर्ड, इट वॉज इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस कि आप क्या कर रहे हो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या एक्सप्रेस था या इम्प्लाइड था? इम्प्लाइड था। ऑफर भी इम्प्लाइड थी, एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड थी। डन? पक्की बात है, पक्की शक्की बात है, चीज़ समझ आ गई है? हाँ भाई ऑनलाइन वाले ज़रात, अब आप बताएं। सर की एग्जाम्पल से तो आधा क्लास में याद हो जाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। डन? सर माइंड मैप दिखा दें, शुरू का नोट डाउन कर लें। चलो देख लो यार। अच्छा वैसे माइंड मैप जो है ना क्लास बाय क्लास में कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि मैं आप लोगों को ड्राइव में अपलोड करके देता रहूँ। डन? चलो हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप तो चढ़ गए ना बस के अंदर, तो इम्प्लाइडली आपने ऑफर एक्सेप्ट कर ली कि अब ये जहाँ भी जाएगी तो मैंने भी वहीं जाना ही है। फिर पैसे देना तो वो कंसिडरेशन है, पैसे देना क्या है? कंसिडरेशन है। ठीक है? डन? तो कंसिडरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, रख लो अपनी जेब में, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, फिर बाहर निकालना। डन? पक्की बात है। आ जाओ अब एक्सप्रेस की एग्जांपल्स। अब देखो जो मैंने एग्जांपल्स दे दिए, हो सकता है कुछ रिपीट हो रही हो सकता है कुछ नई एग्जांपल दूँ। डन? तो मेरी आदत नहीं है मैं किताब वाली एग्जांपल याद करके आऊँ और फिर वो दूँ। अल्लाह ताला जो दिमाग में डाल दे वो एग्जांपल बन जाती है। अली ने ऑफ़र की अपनी गाड़ी अहमद को बेचने के लिए 5 लाख ने। अहमद ने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा। ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर है, और एक्सेप्टेंस कैसे हो गई है? वर्बली। एक्सप्रेस है इम्प्लाइड है? एक्सप्रेस है। सारा ने ऑफर किया जैन को 20,000 पे अपना अपार्टमेंट रेंट पे देगी, लिखत पढ़त हुई, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, जैन ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सप्रेस ऑफर है? ऐसा है। इम्प्लाइड, कस्टमर एक बेकरी के अंदर जाता है, ब्रेड उठाता है, कैश कैशियर को देता है, कस्टमर का एक्शन पिक करना ब्रेड और पे करना क्या है? एक्सेप्टेंस है। कैसे? मैं बताता हूँ। इम्प्लाइड है एक्सप्रेस है? इम्प्लाइड है। अब कैसे मैं समझाता हूँ भाई। देखो बहुत सारी मार्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ आप सेल्फ बाइंग करते हो और फिर जाके क्या करते हो, काउंटर पे चेकआउट करते हो। पाकिस्तान में तो खैर इतनी तरक्की नहीं करी कि जहाँ ह्यूमन लेस आप शॉपिंग कर सको। ठीक है? वो पूरी मार्ट ही खाली हो जाएगी एक बार में जाके। ठीक है? कि अगर ह्यूमन्स ना हो। ठीक है? हमारे पास तो माशाल्लाह लोगों के पास इतना टैलेंट है। ऐसा ही है ना, क्या नहीं है? तो यहाँ क्या होता है, अगर आप, मैं मिसाल दूँ इम्तियाज़ की, आज इम्तियाज़ पे आग भी लग गई भाई। ब्लॉक 5 क्लिफ्टन वाला है, जमजमा वाला, जमजमा फेज़ 5 है क्या ऐड हुआ, वहाँ आग लगी, वो इम्तियाज़ बंद पड़ा हुआ आज, मुझे याद आया। खैर बहरहाल अल्लाह आसानी करे। इम्तियाज़ हो गया, चेज़ हो गया, और कौन सी मार्ट है, बिन हाशिम हो गया। ठीक है? और कौन सी मार्ट है? हाँ जी, नाहिद हो गया। बहुत सारी मार्ट्स हैं ऐसे। ठीक है? आप क्या करते हो, आप जाते हो, मेट्रो हो गया, मैक्रो, मैक्रो पहले हुआ करता था, आप तो बच्चे हो गए, पैदा भी नहीं हो गए मैक्रो के टाइम पे। ठीक है? मेट्रो होता है अब। तो खैर आप जाते हो, आप कोई बास्केट वगैरह उठाते हो और आप शॉपिंग करते हो। डन? दूध का कर्टन ले लिया आपने, ओवल्टीन ले लिया आपने, सेरिलैक ले लिया। ठीक है? क्या हो गया भाई, घर में बच्चे नहीं होते, ले सकते हैं ना भाई सेरिलैक, अपने खाने के लिए ले सकते हैं, बड़े भी खाते हैं सेरिलैक, तो मैं नहीं खाता भाई, ये समझना। ठीक है? तो आपने कोई भी शॉपिंग कर ली। डन? सर माइक ठीक कर ले ऑनलाइन वालों के लिए, आवाज़ ठीक नहीं है क्या ऑनलाइन वाले? ठीक है ना? आप अपने स्पीकर ठीक कर लें। ठीक है? ओके मेरा भाई। हाँ, तो आपने क्या करी, सेल्फ बाइंग करना शुरू करी। बाय करते 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 आप काउंटर पे आए, आपको वहाँ लॉलीपॉप देखी लग गई, आपने लॉलीपॉप भी ले ली। जब आपने सारी पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ कर लिया, ख़रीद लिया, आप वहाँ गए और क्या हुआ, आपने अपना कार्ड दे दिया या कैश दे दिया, उसने बिल बताया। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस यहाँ पे कैसे हो गई? भाईजान उसने जो इतनी बड़ी दुकान सजा के रखी हुई है ना, इसका मतलब है कि वो ऑफ़र कर रहा है कि ये इस प्राइस पे मुझसे बाय कर लो। क्या आपके पास नेगोशिएशन का इख्तियार है कि नहीं यार, अगर ओवल्टीन 1700 रुपये की वो बॉटल है तो यार 1500 कर लेना, जान छुड़ा? कोई ऐसी नेगोशिएशन की गुंजाइश है? नहीं। उसने 1700 की ऑफ़र लगा दी है। अब आपका पिक करना एंड मूविंग टूवर्ड्स द काउंटर, ये बात इंप्लाई कर रहा है दैट यू हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर। ऑफर टू सेल लगाई थी उसने, आपने एक्सेप्ट कर ली। कैसे? बोतल उठा के इम्प्लाइड। डन? पक्की बात है? डन हो गया। अगली बात, बस रुकी एक स्टॉप पे, पैसेंजर चढ़ गया और कुछ कहा ही नहीं। बाय बोर्डिंग द बस द पैसेंजर हैज इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। डन है, पक्की बात है। तो अब तक हमने कितनी बातें पढ़ ली, जरा रिकॉल कराओ। ऑफर पढ़ लिया, क्या मेरे साथ पढ़ते हो डेफिनेशन, एक बार पढ़ते हो मेरे साथ डेफिनेशन? शाबाश। 3 2 1 when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of such other person, he is said to make an offer। बस ऐसे आपने गिरदान करना है, घर जाके रिवीजन करना है। तो रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह डेली का डेली, जितना पढ़ा है 15 मिनट 20 मिनट लगा के। अल्लाह के हुक्म से लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक बात देखो, जहाँ डराने वाली बात है वहाँ डराऊंगा, जहाँ लारे देने वाली बात है वहाँ लारे भी दे दूंगा, लेकिन जहाँ फैक्चुअल बात है, जो सच बात है, वो सच मैं कहूँगा बिना डरे, बिना इसके कि यार आप लोग डर जाओगे सब्जेक्ट से। बिजनेस लॉ बहुत आसान है अगर इसी तरह से पढ़ते रहे। हाँ, अगर आपने फिर पढ़ लिया बिजनेस लॉ को, बिजनेस लॉ जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैं भी खैर क्या ही बोलूँ, तो आपका बिजनेस लॉ ये 80 घंटे जो मैं BLD बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपका 120 घंटे में बिजनेस लॉ पोर्शन जाएगा। ऐसी चीज़ें भी हैं। और अगर आपने सही तरह से नहीं पढ़ा तो बिजनेस लॉ भी वबाले जान बन सकता है। लेकिन अगर मेरे साथ इसी तरह से चलते रहोगे तो बिजनेस लॉ बहुत आसान। कंपनी लॉ में मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल उस चीज़ के लिए ज़्यादा तैयारी भी करनी है। तो बिजनेस लॉ के लिए क्या है कि अगर आपने लेक्चर्स ले लिए, पूरा सेशन अटेंड कर लिया, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो कर ली, जो पास पेपर करवा रहा हूँ वो कर लिए, जो टेस्ट ले रहा हूँ वो दे दिए, तो आसान इंशाल्लाह। सी लॉ के लिए यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। सी लॉ मुश्किल है, जिनसे पूछ लो जिन्होंने पेपर दिया है। सी लॉ तंग करता है, सी लॉ चैलेंज करता है, तो जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है उसके लिए कंट्रोल्स भी ज़्यादा लगाए हैं। सी लॉ की किताब देखो मोटी है, बी लॉ की 517 पेजेस की रखी है किताब किसी के पास? हाँ, नहीं रखी? बड़ा सोच दी गले यार। बी लॉ की किताब 517 पेजेस की, सी लॉ की तकरीबन 584 की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 50 केस स्टडीज़ भी ऐड कर दी है मैंने। डन। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बुक भी मज़ीद रिफाइन हो जाएगी और पॉकेट नोट्स वगैरह की भी हिसाब किताब आपके लिए कर देंगे। डन, ओके। तो सी लॉ जहाँ ज़्यादा मुश्किल है वहाँ उसके लिए कंट्रोल भी हमने ज़्यादा लगाए हैं। ऐसा, आ जाओ अगली बात, अग्रीमेंट। मैंने आपको कहा था कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक फ़र्क होता है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। अब अग्रीमेंट हो रहा है ना, प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट कहते हैं किसको? मुआहदे को। किसको कहते हैं भाई? मुआहदे को। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस अग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया भाई? डिफेंस अग्रीमेंट हो गया कि कल को हरमैन शरफैन के दिफा में पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा तो पाकिस्तान बिल्कुल जंग का हिस्सा बन जाएगा। ये क्या है? पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस मुआहदा है, डिफेंस अग्रीमेंट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब हो सकता है इसके अंदर कोई कंसिडरेशन भी हो, लाजमी सी बात है, पाकिस्तान फ्री में तो नहीं आएगा, तो सऊदी कुछ ना कुछ उसको पे भी करेगा। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको आसान समझाने के लिए। अगर मैंने अनस को कहा, ए अनस भाई क्या तुम मेरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पसंद करते हो? अनस ने कहा हाँ। तो क्या मैं अगर अनस को मोबाइल फ़ोन दूंगा तो सामने से वो मुझे कुछ नहीं देगा? कुछ देगा ना। क्या देगा? पैसे देगा, पैसा देगा, मनी देगा। तो ये जो पैसा देना है ये क्या है? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन तुम सीख लो, तुमने एक लफ्ज़ सीख लिया आज, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है भाई? लिख रहे हो अपने पास। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। डन, पक्की बात है। अच्छा, समथिंग इन रिटर्न का मतलब लाजमी ये नहीं है कि तुमने कैश ही दिया हो और वही रिटर्न हुआ हो। ऐसा कैश के अलावा भी कुछ हो सकता है भाई। मिसाल के तौर पे मैं अनस भाई को कहता हूँ, भाई अनस भाई आपके पास कौन सी बाइक है? बाइक नहीं है, कोई गाड़ी है? कोई गाड़ी है, ठीक है। कौन सी गाड़ी है? करोला। कौन सा मॉडल है भाई आपके पास? हाँ जी, 19 मॉडल है, ठीक है। कितनी चल रही है मार्केट उसकी आजकल? नहीं चल रही? चलो अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 35 लाख रुपए, ठीक है। ये चल रही है कितने की? 35 लाख रुपए की। डन। अच्छा, अनस भाई के पास करोला है 2019 मॉडल की, 35 लाख रुपए की। मेरे पास क्या है? मेरे पास एल्टवेन है, मेरे पास एल्टवेन है 22 मॉडल की, ठीक है। बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल और सब कुछ ज़बरदस्त ना, फुल बनी हुई गाड़ी। वो अलग बात है, ठोक दी थी मैंने कुछ दिनों पहले, लेकिन मान लोगे ओरिजिनल बनी हुई है। मैं भी उसके 35 लाख डिमांड कर रहा था मार्केट में। मैंने कहा अनस भाई मैं भी 35 लाख डिमांड कर रहा हूँ, आपकी करोला मुझे अच्छी लग रही है, क्या आप मुझे अपनी करोला देना पसंद करोगे एल्टवेन के अगेंस्ट? उसने बोला ठीक है। तो मैंने इसकी करोला ले ली और उसको अपनी एल्टवेन दे दी। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुई? करोला। इसके लिए कंसिडरेशन क्या हुई? एल्टवेन। तो कंसिडरेशन का मतलब हरगिज़ पैसे
नहीं होता। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग। डन, पक्की बात है। एनीथिंग से मुराद एनीथिंग लीगल। ऐड कर लो। लॉ में हम जब भी बात करेंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन की बात करेंगे। मैं अनस से ऐसी चीज़ का मुआहदा नहीं कर सकता कि अनस भाई मैं आपको अपना फ़ोन बेचता हूँ, आप मुझे इसके बदले में कुछ इलीगल दे दें। तो मैं कुछ इलीगल बातें नहीं कर सकता, ना इलीगल काम कर सकता हूँ। डन, पक्की बात है। तो मेरा जो सब्जेक्ट मैटर होगा, चर्च वर्स हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये कोई भी चीज़ मैं इलीगल नहीं कर सकता। डन। अच्छा, एक इक्वेशन इससे पहले पढ़ी थी, कौन सी थी, कोई बताएगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना था? प्रॉमिस। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। प्रॉमिस के अंदर क्या ऐड हो गई? क्या ऐड हो गया? कंसिडरेशन। वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। डन, पक्की बात है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? दोबारा ऑफर से। एक बंदे ने ऑफर की, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर ली, ये क्या बन गया? प्रॉमिस। ऑफर करने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर की जा रही है, जब एक्सेप्ट हो गई तो ऑफर करने वाला, जिसको ऑफर की गई थी। डन, पक्की बात है। अगली बात, वो जो प्रॉमिस हो गया उसके अंदर अगर तड़का लग जाए कंसिडरेशन का तो क्या बन जाएगा? जबरदस्त। एग्जाम्पल साथ साथ आ रही है, टेंशन निश्ता। अदील प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक टू बाबर फॉर 50,000, और बाबर ने कहा ठीक है मैं 50,000 आपको पे करूंगा। तो अदील का प्रॉमिस करना, अपनी बाइक देना, इज द कंसिडरेशन ऑफ बाबर प्रॉमिस टू पे 50,000। बाबर का प्रॉमिस करना टू पे 50,000 इज द कंसिडरेशन ऑफ अदील द प्रॉमिस टू गिव द बाइक। यानी कि अगर यूं समझो कि अगर मैं अनस को अपनी बाइक बेचता हूं 50,000 रुपए में, तो अनस के लिए कंसिडरेशन क्या? मैं बाइक बेच रहा हूं अपनी अनस को, अनस के लिए कंसिडरेशन क्या हुई? बाइक। और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुई है? डन, पक्की बात है। थैंक यू। अच्छा, मनारे भाई माशाल्लाह हमारी क्लास में मौजूद हैं, ये हमारे डिज़ाइनर हैं। डिज़ाइनर भाई आ गए हैं देखने के लिए कि उनकी स्लाइड्स की जा रही हैं। स्लाइड्स चंगी मंगी जा रही हैं। डन। उज़ैर आफ्ताब कहते हैं सर बहुत ड्राई है, मज़ा नहीं आ रहा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फैमिली लिखती है, वरना मैं इस पर जोक देता। ड्राई है तो आप एक काम करो, पानी लगा दो, गीला हो जाएगा। ठीक है, चलो। कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको कहा था कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइन लाइन है, एक डिफरेंस है। ठीक है, जो हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, वो पता है क्या है? वो है लीगली इन्फोर्सेबल होना। वो क्या है? लीगली इन्फोर्सेबल होना। और ये बहुत अहम नुक्ता है। ये क्या है? बहुत अहम नुक्ता है जिसको आपने समझना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपके ताहयात ज़िंदगी में और ताहयात बिजनेस लॉस में काम आता रहेगा। मैंने कहा था देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ देर पहले ही कहा था कि फ़िलहाल आप अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक चीज़ समझ लो, उसके बाद इसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। डन। अच्छा, अग्रीमेंट कैसे बना था? प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन ऐड हो गई थी तो वो एग्रीमेंट बन गया था। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता? इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। इनफोर्सेबल बाय लॉ को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो बहुत जोर से। इनफोर्सेबल बाय लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को कहते हैं जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या? इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि कल को कोर्ट ऑफ लॉ में, कल को अदालत में ये चैलेंजेबल है, कल को मैं चैलेंज कर सकूं। अगर कोई अपनी बात से मुकरे तो मैं पकड़ के उसको अदालत के दरवाजे पे ले जा सकूं। अगर मैंने कोई ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें ऐसा एलिमेंट है कि कल को मैं उसको कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर सकता हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लीगल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। यानी कि यूं समझो, हर वो एग्रीमेंट जो लीगल हो, हर वो एग्रीमेंट जो लीगल हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। पक्की बात है, समझ आ गया? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो लीगली इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि कुछ अग्रीमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो लीगली इनफोर्सेबल ना हो? अच्छा, कैसे भाई? मैं इब्राहिम भाई को कहता हूँ, इब्राहिम भाई कहाँ से लोगे आपका? कंडियारो। कंडियारो सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ, नौ शेर फरोज। अच्छा, अहमद भाई को मैंने कहा यार कंडियारो में ना अनलाइसेंस असला बनता है, तो क्या मुझे तुम अनलाइसेंस असला ला दोगे? मुझे 3-4 जो है ना वो चाहिए छोटी वाली, और 2 AK-47, एक M4A1 चाहिए।
उसने बोला डन है भाई उदय भाई, पैसे कितने हैं, बोला 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो गए, डन है। मैंने 3 लाख रुपए दिए और इसको बोला ठीक है तुम अगली बार जब कंडियार से आओगे तो अपनी गाड़ी में रख के ले आना, पक्का। उसने बोला डन है भाई उदय भाई, आपका माल मेरी अमानत। ठीक है भाई। कराची आया तो ये भाई तो नज़र ही नहीं आ रहे। अब भाई इब्राहिम भाई को कॉल मिला रहा हूँ, उससे बोला कौन सी बात भाई, इलीगल काम की मुझे पैसे देते, चलो निकलो ऐसे, कोई नहीं ला रहा, मैं पागल हो गया क्या। अच्छा, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि बेटा अब तू रुक, तुमने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे इलीगल असला लाने के, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बताऊंगा कि मैंने इसको 3 लाख रुपए दिए थे इलीगल गन्स के लिए और इसने मुझे प्रोवाइड नहीं की। जज साहब क्या बोलेंगे, बेटा तुम इधर आओ मेरी बात सुनो। जैसे सरफराज ने कहा था ना, किसको कहा था, हाँ सोहेल खान इधर आओ मेरी बात सुनो। तो जज क्या कहेगा कि हुदैत भाई इधर आओ मेरी बात सुनो, आपको एक चीज़ दिखानी है। ठीक है, बात समझ आती है। तो हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, बोलो भाई, जो लीगल चीज़ हो, जिसमें लीगल चीज़ हो, जिसमें देखो याद रखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ सब्जी, ये जो चीज़ थी ना, ये क्या था, ये जो असला था, इसे हम लॉ की ज़बान में कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। मैं आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी घोल रहा हूँ, लिखना शुरू कर देना, ठीक है। ये जो असला था, ये क्या था, सब्जेक्ट मैटर। अगर इसकी जगह मैं कहता कि भाईजान आप सिंध से आम की पेटियाँ ले आना, गर्मी आ रही हैं, मैं मैंगो शेक पीऊँगा, तो ये क्या है, आम की पेटियाँ क्या है, सब्जेक्ट मैटर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, लेकिन जो असला लाने वाली बात थी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट था या वो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट था। अच्छा, अगली बात कहता हूँ, बड़ी गौर से सुनना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात ठीक है, लिख लो अपने पास, शाबाश, हेडर पे लिख लो, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई ड्यू टू लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अगर मैं यूं कहूं कि भाईजान मुझे जो है वो 3 भरी हुई सिगरेट्स ला दो, ठीक है, और 3 डंडे ले आओ भरी हुई सिगरेट के। डंडे समझते हो, एक डंडे में कितनी होती है, मुझे नहीं पता यार, वहाँ का जवाब आ रहा है, देखो कितनी नॉलेज है माशाल्लाह। नॉलेज हमारी क्लास में फुल है, नॉलेज आपको इंशाल्लाह यहाँ बहुत मिलेगी, वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, कुछ हम वहाँ से लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह सेशन के एंड तक ना कुछ आपको मैं सिखा दूंगा और बहुत कुछ आपसे सीख के चला जाऊँगा। डन, चलो। तो मैंने क्या कहा, भाई मुझे 10 डंडे ला दो भरी हुई सिगरेट के, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जोर से बोलो ना, नहीं है, ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। क्या इसको मैं जाके चैलेंज करता हूँ अगर इसने मुझे 10 डंडे ला के नहीं दिए, डंडे से मराद आपको बच्चा बोलेगा, जिसने आगे बढ़ा के लेक्चर देखा होगा ना, वो बोलेगा सर डंडे लाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वैलिड है सर, डंडे का मतलब तो सर लकड़ी होती है जिससे हमें कारी साहब मारते थे बचपन में, ठीक है, तो वो वाले डंडे की बात नहीं हो रही, पक्का। अगली बात बहुत अहम बात है और यहाँ हम अपनी आज की क्लास का इंशाल्लाह खुलासा करने की कोशिश करेंगे, अगर हो गया, नहीं हुआ तो और पढ़ लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। डन। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे, हाँ हो रहे हो, ये लो भाई, कौन ड्राइवर है, कौन, तुम थे भाई, तुम थे, ये लो बिलाल है ना, ये क्या नाम है इसका, अनस नाम है, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी बंद करो, बदतमीजी नहीं करो, ठीक है। अच्छा, वो बोले नो सर, उनको मज़ा आ रहा है ऑनलाइन वालों को, ठीक है, कदर करो। अच्छा, बहुत अहम बात आ रही है और यहाँ पे हम अपनी बात को समेटूंगे इंशाल्लाह। ओके, कहानी का आगाज़ एक और बार, वंस मोर। सबसे पहले क्या हुई, ज़ोर से रिकॉल करवाना है, ऑफ़र के बाद क्या हुई, फिर क्या हुआ, प्रॉमिस में क्या ऐड हुआ, वो क्या बन गया, एग्रीमेंट में क्या ऐड हुआ, लीगल इक्वालिटी, वो क्या बन गया, 7 स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 7 शेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे पास। कैसे बनना, 7 स्टेप्स, सॉरी शेड मुंह से निकल गया, ठीक है, मेकअप के शेड याद आ जाता है, हाँ ठीक है। चलो अगली बात, बढ़ जाए आगे। ओके, बात क्या थी, अब वापसी आ रहा हूँ ना, बात ये थी कि अग्रीमेंट के अंदर सू नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सू किया जा सकता है, क्यों, लीगल होने की वजह से। अगला टॉपिक यही आ रहा है, मैंने कहा था ना बात से बात खुल जाएगी, मैं एक चीज़ पढ़ूंगा उससे अगली चीज़, उससे अगली चीज़, उससे अगली चीज़, चीज़ें खुलती जा रही हैं, ठीक है। अब क्या, अब कहाँ हम बात आ गई, हमारी रुक गई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी पे। डन।
वो क्या कह रहा है, वो यही बात बता रहा है पहले तो जो हमने बताई है। थोड़ा सा पानी पी लो यार। सब लोगों के नाम भी याद करना है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन तारीख गवाह है, जो आगे बैठे होते हैं ना, वो एक हफ्ते के बाद नज़र ही नहीं आते। सर हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, ये बड़ा मसला है यार। खैर, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। यहाँ तक किसी को मसला नहीं। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। और यहाँ से मेरी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू स्टार्ट होने जा रही है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंतहाई है। हमें मज़े मज़े से सीख लेंगे इंशाल्लाह, पता ही चलेगा। सोशल, मोरल और रिलीजियस अग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कहते हैं समाजी, इखलाकी और रिलीजियस अरेंजमेंट डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो अगर आपने इसको ब्रीच कर भी दिया तो फिर आपको सू नहीं किया जा सकेगा। कैसे भाई? हुआ ये कि ART वालों ने मुझे कहा कि यार हम ना आज मंडे के दिन, आज मंडे है ना, आज मंडे के दिन 7 से 9 ये इंडोर कोर्ट बुक करवा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट का सीन है, तुम आ रहे हो? मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। डन है भाई, बुक करा लो। कितना पर हेड आ रहा है भाई? 500 पर हेड आ रहा है। चलो ठीक है यार मैं आता हूँ। डन। मैं नहीं आया। तो क्या ये ARTT की जो टीम है खेलने वाली प्लेयर्स की, ये मुझे सू कर सकती है कि हुदैत ने वादा किया था कि इंडोर में आएगा खेलने के लिए और ये नहीं आया, चलो उसको सू करो, 500 रुपये से रिकवर करवाओ? क्या कर सकते हैं सू? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, समाजी एग्रीमेंट है। डन, पक्की बात है। डन। मोरल एग्रीमेंट, ये है अनस भाई, ठीक है। अनस भाई ने किसी से वादा किया, ठीक है, किसी खातून से वादा किया कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आपसे करूँगा। ये है खातून नंबर 1। ये है कौन? खातून नंबर 1, कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आपसे ही करूँगा, आपके सिवा किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि आप ज़िंदगी की वो पहली खातून है जिनसे मैंने बात की, मैं तो लड़कियों से बात भी नहीं करता। डन। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद ये हुआ कि अनस भाई ने एक थी और खातून नंबर 2, ठीक है, खातून नंबर 2, इनसे कर ली शादी, जिसके बारे में अनस भाई कहा करते थे कि शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है। तो अनस भाई ने क्या कर दिया, जस्ट अ फ्रेंड से शादी कर ली। जब जस्ट अ फ्रेंड से शादी कर ली तो खातून नंबर 1 से शादी नहीं हो सकेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है कि अगर आपने एक से कर ली ना, ये मिसाल है, ये आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है और यही एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही, अल्लाह की कसम, कि जब एक इंसान से शादी कर ली तो ये क्या हो गया भाई, ये इम्प्लाई हो गया कि अब उससे शादी नहीं होती। वो चार वाली को नहीं मानता ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डन। अच्छा, वो कह रहे हैं एज अ फ्रेंड शादी की होगी, ठीक है। चलो अनस भाई से आते हैं दूसरी मिसाल में। डन। अब मैं किसी खातून का नाम दूंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो ये थी खातून नंबर 1। खातून नंबर 1 ने इब्राहिम को कहा, खातून नंबर 1 ने इब्राहिम को कहा कि हमें सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। तो इब्राहिम भाई बड़े खुश हो गए कि यार मतलब जीना है मरना है साथ, मरने के अलावा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक हफ्ते बाद खातून नंबर 1 ने इब्राहिम को कहा नाउ इट इज़ ओवर। बोला क्यों? तुमने तो कहा था सिर्फ हमें मौत जुदा कर सकती है। कहती है मेरी नानी का इंतकाल हो गया, नाउ इट इज़ ओवर, ठीक है। बात समझ आती है? तो क्या इब्राहिम भाई खातून को जाके सू करते हैं कि भाईजान उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हमें से मौत जुदा कर सकती है और इन्होंने मुझे कटा दिया? नहीं ना। क्या वो खातून अनस भाई को सू कर सकती हैं कि भाईजान अनस ने कहा था जीना मरना साथ होगा, लेकिन अनस भाई ने किसी और से शादी कर ली? नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल, मोरल एंड रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल भी हो गया, मोरल भी हो गया, रिलीजियस पे आ जाओ भाई। मैं एक मस्जिद में नमाज बचपन से पढ़ रहा हूँ, तकरीबन कोई 20-22 साल से। तो जब आप मोहल्ले की मस्जिद में जुड़ते हो ना, नमाज पढ़ते हो, तो आपकी इमाम साहब से अच्छी सेटिंग हो जाती है, ठीक है, बड़ी सलाम दुआ होती है। तो जब आप इमाम साहब के साथ जाते हो तो गले ही मिलते हो, बात भी करते हो, चाय भी चलती है, इमाम साहब के साथ झुकते भी लगती हैं मस्जिद के आते के बाद, ठीक है, सब ऐसे ही होता है, इमाम साहब भी इंसान है। तो इमाम साहब ने कहा कि हुदैत भाई ईद आ रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ रही है। तो भाई ईद पे आपने पता है ना क्या ड्यूटी होती है आपकी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता है, वो सदक़तुल फ़ितर के लिए पार्क के बाहर खड़ा होना होता है कि अपनी ज़कात खैरात
और सचतुल फितर सिर्फ मदरसे के तलबा को दें, ऐसा खड़ा होकर बोलना होता है और पर्चियाँ काटनी होती हैं। बोला भाई इमाम साहब ने कि उदैत भाई 7:30 बजे नमाज है ईद उल फितर की, तो आपने 6:30 बजे पहुंच जाना है फजर की नमाज़ पढ़ते ही सदक़ातुल फितर के स्टॉल पे और खड़े हो जाना है। डन है? बोला इमाम साहब डन है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और फूलों वाला कंबल उड़ के सो गया। ठीक है, अब्बा ने उठाया नमाज से 15 मिनट पहले, ना लायक उठ जा, ईद की नमाज़। बोला अच्छा ईद की नमाज़, अबे सदक़ातुल फितर के स्टॉल पे खड़ा होना था, वो तो बढ़ गया। ईद की नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब ने बोला आ बेटा तेरी नमाज़ पढ़ाऊँ। इमाम साहब ले गए कहाँ पे? कोर्ट में। इमाम साहब ने बोला जज साहब इसने मुझे कहा था कि ये मेरे तलबा के लिए सदक़ातुल फितर जमा करेगा, इसने नहीं किया, ये स्टॉल पे खड़ा नहीं हुआ, तो क्या वो मुझे सू करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या था? रिलीजियस एग्रीमेंट था। इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इंशाल्लाह आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे कि एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना पड़ता है? लीगली इन्फोर्सेबल होना पड़ता है। और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी में हमने ये सीखा कि सोशल, मोरल, रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जबकि कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स यूजुअली डू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। भाईजान हुआ ये कि मैंने सोचा कि एक गेमिंग जोन खोलूं। ठीक है, एक गेमिंग जोन खोलूं। क्या खोलूं भाई? गेमिंग जोन। गेमिंग जोन के लिए मैंने वेंचर गेम से रब्ता किया। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, बट वो हमारे भाइयों की तरह है। इसके जो ओनर्स है ना, सात भाई, तो सात भाई से हमारा बड़ा अच्छा याराना है। तो किसी को भी अगर कभी ज़िंदगी में गेमिंग एसेसरी लेनी हो ना, तो वेंचर गेम इज़ ओजी। ठीक है, तो मैंने वेंचर गेम से एग्रीमेंट किया कि भाई मुझे अपने गेमिंग जोन के लिए 50 PS5 चाहिए। ठीक है, और मुझे आप अरेंज करवा के दो 50 TCL के 40 इंच के टीवी। ठीक है, और एक कंट्रोलर मुझे चाहिए हर PS5 के साथ एक्स्ट्रा, और ये तकरीबन जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे जितने ही बन रहे मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो हमने लिखत पढ़त करी, उसने भी साइन करा, मैंने भी साइन करा, हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब भले ही मेरे कितने अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लिखत पढ़त कर ली, और अगर उसने मुझे टाइम पे वो चीज़ें डिलीवर नहीं करी, और मेरे गेमिंग जोन की इनॉग्रेशन है और मैंने इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा टूर्नामेंट करवाना है। ठीक है, ये आगे चैप्टर नंबर 6 में कॉन्सेप्ट लिंक होगा, बता रहा हूँ अभी से। ठीक है, अभी इसे एक बेस बना रहा हूँ। मुझे टूर्नामेंट करवाना था, मेरा बड़ा अच्छा सा जो है ना वो सेटअप था, और उन्होंने टाइम पे अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो क्या मैं इनको सू करता हूँ? हाँ। क्यों? मेरे तो अच्छे ताल्लुक आते हैं यार, दोस्त यार था। नहीं 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 नहीं, दोस्ती यारी अपनी जगह, कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह। क्यों? क्योंकि कमर्शियल एंड बिजनेस अरेंजमेंट डू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल पढ़ो, बात खत्म कर रहे हैं। अली अग्री टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख एंड बोथ साइंस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अगर अली ने डिलीवर नहीं की कार, पैसे लेने के बाद हो गया मार्केट से, तो फिर अहमद कैन टेक द लीगल एक्शन टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड आइदर गेट द कार और कंपनसेशन और देयर एग्रीमेंट कैन क्रिएटेड अ बिकॉज देयर एग्रीमेंट क्रिएटेड अ लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि एग्जाम्पल याद करनी नहीं होती, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, किताब को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए, कि आपको लेक्चर का रुख कम से कम करना पड़े दोबारा एक बार सुनने के बाद, क्योंकि मुझे एक बार सुन लिया तो बार बार सुनने का दिल नहीं करेगा आपका। हाउएवर, लेकिन अगर अली ने प्रॉमिस किया होता जैन को कि यार मैं तुम्हें ना रोड ट्रिप लेके जाऊंगा, चल जानी ब्रोही चलते हैं रात को। ठीक है, बोला भाई डन है भाई, ब्रोही चलते हैं, और रात को वो लेके ब्रोही नहीं गया, तो क्या वो सू कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सोशली एग्रीमेंट है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। अब यहाँ तक रुक के पहले किसी का कोई सवाल है वो कर लो मुझसे, फिर कंक्लूड पे जाएंगे। जी भाई, अगर मैं लिखत पढ़त कर लिया और ये बता दिया कि भाईजान ये लीगली इन्फोर्सेबल कर रहा हूँ, तो फिर होगा, नहीं किया तो फिर नहीं होगा। डन। और सवाल किसी का आज के कंटेंट में से कोई सवाल तो वो पूछ ले। मोरल दोबारा बता दूँ? मोरल है इखलाकी, और कोई एग्जाम्पल बता दूँ? ठीक है, मोरल, चलो, मेरे जो है ना वो अल्लाह भला करे, मोहल्ले में ही एक बुज़ुर्ग रहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं? वो कहता है मोरल इज़ बेवफा अनस। सबको बेवफा अनस याद हो गया। तो मेरे मोहल्ले में बुजुर्ग साहब ने कहा कि भाई आप फजर की नमाज़ पढ़ने मदरसे जाते हैं? मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। कहा कि आप क्या मुझे एक हफ्ते तक पिक एंड ड्रॉप दे देंगे? मैं चल नहीं सकता, मेरे पाँव में मसला है। मैंने कहा टेंशन नहीं ले अंकल, आपका भाई आप गेट पर खड़ा होगा फजर की नमाज़ से पहले। एक हफ्ते तक मोबाइल बंद किए और मैं मार्केट से गायब, अंकल को मैं नहीं मिला।
एक हफ्ते बाद अंकल की टांग सही हुई और अंकल मुझे पढ़ के ले गए कोर्ट। भाईजान इसने अग्रीमेंट किया था मुझसे, मोरली इखलाकी तौर पे वादा किया था कि मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस देगा, मस्जिद लेके जाएगा, ये मुझे लेके नहीं गया। डन। तो क्या इससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई? नहीं, ये क्या था? मोरल था। मोरल का ताल्लुक आपकी इखलाकियात से। अब आप इसमें हर गैर इखलाकी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो। एक गैर इखलाकी एग्जाम्पल मैंने अनस भाई की दी थी, दूसरी गैर इखलाकी एग्जाम्पल मैंने अपनी दे दी। डन है? पक्की बात है? अच्छा, ये तो हो गई हमारी दो बातें। वेट करो ज़रा 2 मिनट, ये लगा लूँ मैं आपसे। अच्छा, टाइम क्या हो गया है? 2:15 हो गया। टाइम पूरा हो गया? देखा, बड़ा पूछ नहीं पड़ा कि टाइम पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या सीन है। आवाज़ खुद ही दिल से निकल के आती है ना। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है? जल्दी से क्विक रिकॉल करेंगे। हाँ जी, 7 स्टेप क्या बताए थे? वो उसी वक्त बन गए थे, उसके बाद वो 7 स्टेप कहाँ गए? बस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार 2 मिनट रुक जाओ, बातें नहीं करो, शाबाश प्लीज़ यार। हाँ जी, अब तक जो पढ़ा है वो कंक्लूड करने जा रहा हूँ। यार बाजियों भाइयों, बातें नहीं करो यार, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, ठीक है? चलो खैर, मेरी स्क्रीन चली गई है। वो 1 घंटे बाद ना होमवर्क सर मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा जब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सवाल मैं क्लास में करवा दूँ, कुछ होमवर्क करने के लिए दूँ, और फिर वो अगली बार डिस्कस मैं आपसे कर लूँगा। डन है? चलो मैं वेट कर रहा हूँ स्क्रीन मेरी वापस आ जाए, लेकिन उसका मूड नहीं लग रहा। चलो अच्छी बात है, स्क्रीन नहीं आ रही, पर्दे में रिवीजन करो आप लोग। रिवीजन स्टार्ट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बोलो बोलो। ऑफर। ऑफर में क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू समथिंग और नॉट डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन दी एसेंट। बोलो भाई, मुंह से बोलो यार सब। ही इज सेड टू मेक अ ऑफर। डन। जिसको ऑफर की जा रही है अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो वो क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। जबरदस्त, ठीक है। प्रोपोजल यानी कि ऑफर किया गया, एक्सेप्टेंस हो गई, वो क्या बन गया? प्रॉमिस। ऑफर करने वाला ऑफरर, ऑफर जिसको दी जा रही है वो ऑफरी। अच्छा, हमारी स्क्रीन आ गई है भाई, हमारी स्क्रीन आ गई है। डन। अच्छा, फिर एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर करने वाला, जिसको ऑफर की गई है वो ऑफरी, ठीक है। ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी होती है और एग्जाम्पल आपको याद हो गई अलहमदिल्ला। अच्छा, अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस में क्या ऐड हो जाता है? कंसिडरेशन, वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। फिर अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी में क्या होता है? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की वजह से। फिर हमने क्या कहा? सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट डू क्रिएट यूजुअल लीगल ऑब्लिगेशन। डन। कल हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ ऑफर सीखेंगे। आज की क्लास को इधर रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।